शहर के विकसित मॉडल को प्रदर्शित करते हैं। वर्ल्ड क्लास के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया के वो कौन से तुमने आतंकवादी संगठन देखे? दुनिया के कौन से तुमने पागल मानसिक दिवालिया देखे? दुनिया में किस देश में तुमने ऐसे नेता देखे जिन्होंने अपने स्कूलों के, प्राइमरी स्कूलों के बिल्डिंगों के दीवारों के साथ, गेट के साथ शहर के कचरा घर बनाए हो? नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। शराब घोटाले के घोटालेबाज मुख्यमंत्री केजरीवाल इस तरह का बैनर लगाकर कई लोग जंतर मंतर पर आ गए हैं, बात उठा रहे हैं शराब घोटाले की, पूरे पुरजोर तरीके से केजरीवाल की खिलाफत की। केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे गूंज रहे हैं, भ्रष्ट केजरीवाल तू गद्दी छोड़ रहा हूं। और ये लगातार पूरी तरीके से मीडिया की गहमा गहमी के बीच डॉक्टर विनय सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, लगातार आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी तरीके से प्रकरण चल रहा है जिसमें कि भारत का आम शहरी परेशान हो रहा है, क्या लगता है आपको? दिल्ली की राजधानी में आए दिन रेप की घटनाएं होती हैं। पिछले 8 साल की सत्ता में 18,000 बेटियों का रेप हुआ। क्या आम आदमी पार्टी की जरा भी संवेदना उन बेटियों के प्रति है? गली गली में दारू के ठेके खोल दिया। 250 वार्डों में 800 दुकानों का मेला खड़ा करने से किसको भला होता है, किसका भला होता है और कौन उससे स्वास्थ्य, समृद्धि और विकास के मार्ग पर चढ़ रहा है? मुझे अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट्स बताए। अब तो मनीष सिसोदिया जी का बंगला भी ले लिया गया है, इस्तीफा भी ले लिया गया है, जेल में है, कानून अपना न्याय करेगा। आप कानून के अनुसार चल रहे हैं। सीबीआई ने एक और केस कर दिया है, फिर विरोध क्यों? क्या कानून पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? दिल्ली का मालिक कहने वाला खुद को मालिकाना हक छोड़े ना, बेईमान मालिक हमारा दिल्ली का बनेगा। केजरीवाल जी पे तो आरोप लगा ही नहीं है। बेईमानों का सरदार केजरीवाल जी पे, बेईमानों का सरदार है दिल्ली का मालिक का खुद को कहने वाला असेंबली में आज अपना मुंह क्यों छिपा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है इस घोटाले के प्रति, मेरी जिम्मेदारी है सत्येंद्र जैन की 100 करोड़ की रिश्वतखोरी के प्रति, मेरी जिम्मेदारी है ये 250 से 800 ठेकों। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी ले सकता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर ऐसे यही पैमाना बनाया जाएगा तो बीजेपी में 50 आदमी ऐसे निकल आएंगे जिनकी जिम्मेदारी मोदी जी नहीं ले सकते। व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, कानून अपना काम करेगा, इसमें दिक्कत क्या है? कानून अपना काम करेगा, लेकिन सत्ता एक नैतिकता के आधार पर चलती है। नैतिकता के आधार पर चलती है। हाँ। जो व्यक्ति, आप चाहते हो कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन का एक्सीडेंट होने के बाद इस्तीफा दे दिया है, वैसे केजरीवाल जी हो जाएं? मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल जी हो जाएंगे। दिल्ली का दंगा हुआ, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, इनका पार्षद नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, दिल्ली का दंगा आपको नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे? नहीं होंगे। दिल्ली तो फिर सिर्फ केजरीवाल से ही सारी चीजें की उम्मीद क्यों? सारी एक व्यक्ति पर जो आया है उस पर ही सारी नैतिकता क्यों थोपी जाए? क्योंकि ये जो घटनाएं हुई ये अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में हुई। उनके आवास पर मीटिंग होती है, उनके जब संज्ञान में आपके होगी, प्रधानमंत्री मोदी से दूर जांच करेगी जांच एजेंसियां करेंगी। जो चीज़ें आपके घर पर हो रही हैं, आपके संज्ञान में हो रही, इसका मतलब आप अपराधी होते हैं। आपके घर पे मीटिंग हो, जैसे ये आप कह रहे हो सीबीआई देखेगी ना ये बात? दिल्ली के उत्तर प्रदेश की घटना हुई, एक मर्डर होता है। किसके घर में प्लानिंग हुई, किसने प्लानिंग करवाई, मर्डर किसने किया, आरोप सब पे हैं। ये तो जांच का विषय है। जांच में ही आरोप होने से अपराधी नहीं हो जाता। जांच में ही तो पता लगा है कि अरविंद केजरीवाल के घर पे नहीं, प्रेमा फेसी जांच में ये पता लगा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो जांच हुई है, मेन जो कल्प्रिट हैं वो मनीष सिसोदिया जी कहे जा रहे हैं। अभी तक अगर ऐसा होता तो केजरीवाल के पास एक भी बार भी सम्मन नहीं जाता, एक बार भी पुलिस नहीं जाती, एक बार भी सीबीआई नहीं जाती। जाएगा, उसका भी वक्त आएगा। या मोदी जी का उन पे हाथ है केजरीवाल जी पे बचाने में? उनको ऐसा किसी को बचाने का हाथ रखना और न रखना ये प्रश्न नहीं। प्रश्न ये है कि नैतिकता का जब पतन हो जाए और आपकी नैतिकता सिलेक्टिव होती है। नैतिकता सेलेक्टिव भी होती है और कॉमन भी होती है। जैसे दिल्ली का एक वाकया है डीटीसी का। आप पहले तो ओवरलोड होते हैं, फिर ये आप विषय को बदल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं विषय पे आता हूँ कि शराब माफियाओं ने कर लिया गठजोड़, भ्रष्टिकर केजरीवाल तू गद्दी छोड़, शराब माफियाओं से कर लिया गठजोड़। मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि अरविंद केजरीवाल इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और इस इन्वॉल्वमेंट के आधार पर हम कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, लेकिन
अगर यही चीज सत्येंद्र जैन कानूनी रूप से सही है ये? सत्येंद्र जैन की तरह हुआ कि 9 महीने बाद आप इस्तीफा लेंगे, सत्येंद्र आपको जैन, कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पर भरोसा है, लेकिन हमें अपना भी वो दायित्व निभाने की जरूरत है। जिस तरीके से जनता ने सड़कों पर आकर के परिवर्तन को लाया, हमें जनता तक ये बातें पहुंचाने की भी जरूरत क्या है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या सिर्फ विरोध है एक व्यक्ति विशेष का? पॉलिटिकल एजेंडा क्या हो सकता है? देश में इतनी बड़ी शक्तिशाली सरकार अगर रिश्वत लेगी तो नैतिकता कहती है कि इसके बाद आप ईमानदारी नहीं रह सकते। जब हमने सर्वोच्च सीटें दे दी, किसी से कोई टक्कर कितना भी बीजेपी सर फोड़ ले, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। ऐसे में तुम्हें 100 करोड़ की रिश्वत लेनी और शराब माफियाओं के सामने नंगा लेटने की जरूरत क्या थी? देखिए, बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसके नेतृत्व में ये सब काम हुआ उसकी जिम्मेदारी बनती है। कानूनी जिम्मेदारी से चाहे बेशक बच जाए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी की जब बात आएगी तो केजरीवाल जी को वो उठानी पड़ेगी। इस तरह की बातें उठ रही हैं। दिल्ली की जनता जुटी हुई है, किसी संगठन से नहीं है ये लोग, किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो बता रहे हैं, जो बात उठा रहे हैं वो यक्ष प्रश्न है। पॉलिटिक्स में कितनी नैतिकता होती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच भी कह रहे हैं कि नैतिकता की सिलेक्टिव अप्रोच भी होती है, कॉमन अप्रोच भी होती है। लेकिन बात तो यही है कि घूम फिर कर सुई। केजरीवाल जी कह चुके हैं कि सीबीआई और ईडी तोता है जो लगातार निशाना बना रही है। दोनों पक्ष हैं, कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है ये निर्णय जनता करेगी या फिर कोर्ट करेगा। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जनता निर्णय करती है। सीबीआई के तोता की बात है तो मैं कहूँगा ये तोता इतना कमज़ोर है तब तुम्हें पकड़ के मार रहा। अगर इस तोते को हम बाज बना देते तो ये सब चिथड़े। लोकतंत्र कोई नहीं खा जाएगा, बाज बना देंगे आपको, क्योंकि लोकतंत्र में एब्सोल्यूट पावर संसद होती है और अगर अधिकारियों को इतनी पावर दे दी जाएगी। एब्सोल्यूट पावर की बात नहीं है, जो प्रोसेस है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ, 10 साल से मुकदमा चल रहा है। अगर वो 2 साल में फाइनल हुआ होता तो न जाने कितने लोग विधायक ना बन पाते, कितने लोग चोर जो सत्ता में ना आ पाते। पुलिस सुधार की बात कर रहे हैं। मान लीजिए राहुल गांधी का घोटाला मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, 2 टर्म उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी जीत गए। अगर बात घोटाले पे जाएगी तो कौन इस हम्माम में सब नंगे निकलेंगे जनाब? कौन सा नेता है, कौन सा घोटालेबाज है? वो ममता बनर्जी की पार्टी से घोटालेबाज निकलते हो, बीजेपी में जाके वो गंगा नहा लेते हैं। उनका घोटाला नहीं, उसका घोटाला। मैं यही कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है सीबीआई का सदुपयोग हो रहा है? देश के युवाओं को तुम ही एक बेहतर विकल्प हो, आओ मिल करके बदलते हैं, क्योंकि इस तरीके से देश की संस्कृति, विकास और उन्नति के मार्ग को हम बढ़ा नहीं सकते। देखिए, बहुत गहरी बात कह दी इन्होंने कि युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को अपनी भूमिका निभानी होगी। लेकिन ये जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए नेता होते हैं अक्सर युवाओं को यही लालच देके बुला लेते हैं और उनका कैरियर चौपट हो जाता है। राजनीति में जब भी युवा आता है वो यूज होता है और यूज करके उसको थ्रो कर दिया जाता है। क्या युवा इतना होशियार है कि राजनीति के अंदर अपना निर्णय ले सके, अपनी भागीदारी तय कर सके, या वो सिर्फ चारा बनता है, आंदोलित होता है, जोश में रहता है, नारे लगाता है, डंडे खाता है, मार खाता है और मलाई खाते हैं नेता? तो ये बहुत बड़ी बात है। देश में जब 95% 100 करोड़ में से 95 करोड़ लूटा जा रहा था ना, तब आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना। तब ये यंग टाइप के जिनका कोई नाम नहीं जानता उनको हमने नेता चुना और सत्ता में बदल करके उनका तहस नहस कर दिया, कांग्रेसियों का नामो निशान मिटा दिया। फिर जब भ्रष्टाचार उसी चरम सीमा पर अपने आप पहुंच चुका है दोबारा, तो हमें फिर वही करना है। ये तो इलाज नहीं है ना। युवा आते हैं, अपना करियर बर्बाद करते हैं, उन्हें सोचते हैं कि राजनीति के अंदर वो कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन आ तो वही जाते हैं। षड्यंत्रकारी लोग युवाओं का यूज करते हैं और पॉलिटिक्स की गद्दी पर बैठ जाते हैं। वही ठेकेदार, वही करप्शन, वही सारी चीज। युवा एक खाद पानी की तरह आता है। इसका एक कारण है, देश के उत्तर प्रदेश का एक वाकया है जिसमें मर्डर होता है। वो मर्डर 17 साल पहले उसके मित्र का होता है, जीजा का। 17 साल तक ये जो मुकदमे चलते हैं, फैसले नहीं आते हैं, वही सपेरा दूसरा मर्डर करता है। अगर हम अपने देश के युवाओं के माध्यम से एक ऐसे जुडिशियल सिस्टम का निर्माण कर लें। आप शायद लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें कर दी। आपने कहा जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, ये वाली बात पे आप घूम के चले गए, लेकिन बात असल में क्या है? अरविंद केजरीवाल के जस्टिस में 1 इंच का फर्क आया हो तो मुझे बताएं। किस चीज़ में फर्क आया है? किसी चीज़ में नहीं आया। सिर्फ नेता बदलता है जनाब, सिस्टम वही चलता है। किसी चीज़ में नहीं आया है। बिल वाला घोटाला अभी भी 100 करोड़ में से 85 करोड़ लूट रहा है।
तो ये अभी भी चल रहा है। हमें एक जस्टिस तो किसके आने से बदल सकता है? किसके आने से बदल सकता है? कोई भी आएगा, सिस्टम ऐसा है वो करप्ट हो जाएगा। सरवाइव करने के लिए सिस्टम में करप्ट होना पड़ता है। सिस्टम नाम में एक बड़ा सा अच्छा शब्द है सिस्टम। एक तिली हटाओ पूरा सिस्टम ध्वस्त। तो हमें ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो पूरा सिस्टम को क्लैप्स करके एक नए भारत के नए निर्माण की नींव रख दें। देखिए, बात कर रहे हैं नए सिस्टम को बनाने की, नई तरीके से चीज़ें रखने की, और ये बात बहुत गंभीर है, चिंतनीय है कि भारत को अब इस सिस्टम से निजात पानी होगी। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका सिस्टम जो गुलामी का सिस्टम था अभी भी वैसा ही है। हमें फिर से चिंतन करना होगा। देश ये नौकरों का देश नहीं था, मालिकों का देश था। हमें फिर से मालिक बनाने होंगे। जब तक देश में नौकरों का सिस्टम रहेगा तब तक दिक्कत रहेगी। बात वजनदार कही है, बात अच्छी कही है। आपको क्या लगता है? बात अच्छी कही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।